नमस्कार बच्चों, मैं हूँ शुभांगी सक्सेना, आपकी विज्ञान की अध्यापिका। और आज हम बात कर रहे हैं कक्षा 9वीं के विज्ञान विषय के अध्याय 2 के संदर्भ में, जिसका नाम है क्या हमारे आसपास के जो पदार्थ हैं वो शुद्ध है या नहीं। ठीक, इस अध्याय में हम चर्चा करने वाले हैं कि पदार्थ जो हैं उनकी शुद्धता के विषय में। अब अगर पदार्थ शुद्ध नहीं है, इसका मतलब उसमें किसी ना किसी वस्तु की मिलावट की गई है। तो फिर हम बात करेंगे कि मिश्रण क्या होता है। ठीक, अब जब मिश्रण आपको प्राप्त हुआ है तो मिश्रण किस में बदल जाएगा, आपका विलयन में बदल जाएगा। ठीक, तो विलयन के विषय में चर्चा करेंगे कि विलयन क्या होता है, कितने प्रकार के विलयन हमारे पास होते हैं। उसके बाद समझेंगे ये निलंबन और कोलाइडी विलयन हमारे पास क्या होता है। फिर बात करेंगे कि अगर हमें पदार्थों का परिवर्तन करना हो तो भाई पदार्थों की भौतिक परिवर्तन और पदार्थों के रासायनिक परिवर्तनों में कितना अंतर होता है। और अंत में समझेंगे कि ये जो आपके पास पदार्थ दिए हुए हैं तो ये पदार्थ कितने प्रकार के हैं, मतलब आपके पास जो पदार्थों की शुद्धता है या हम कहें कि शुद्ध पदार्थ है, ये कितने प्रकार के आपके पास दिए हुए हैं। तो कॉपी पेन लेकर के तैयार हो जाइए, पढ़ने वाले हैं मजेदार अंदाज में और सीखने वाले हैं कि ये जो हमारे आसपास जितने पदार्थ हैं उनमें अशुद्धि मिली हुई है, वो शुद्ध है भी या नहीं, और अगर अशुद्ध है तो उन्हें हम क्या कहते हैं। तो शुरू हो जाए, तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की इस क्लास को। और सबसे पहले सीखते हैं कि पदार्थों की शुद्धता होती क्या है। ठीक, तो हम बात कर रहे हैं पदार्थों की शुद्धता के विषय में। तो आप एक बात बताओ कि वर्तमान समय में हमारे पास जितने पदार्थ आते हैं या हम जितने भी प्रकार के पदार्थों को ग्रहण करते हैं भोजन के रूप में, वो सब शुद्ध है या नहीं। कैसे पता चले भाई शुद्ध है या नहीं। बहुत सारी चीजों में हम बहुत सारी बार सुनते हैं कि भाई उसमें क्या हो गई है, मिलावट हो गई है। घी हमारे पास क्या है, शुद्ध नहीं आता है। ठीक, दूध हमारे पास क्या है, शुद्ध नहीं। कभी दूध बहुत ज्यादा बढ़िया आता है, ठीक, और कभी दूध कैसा हो जाता है, पानी पानी हो जाता है। कभी घी में बहुत बढ़िया सुगंध आती है और कभी घी में कुछ हमें पता नहीं चलता है। तो यानी क्या हो रहा है, वर्तमान समय में कुछ चीजें बहुत शुद्ध हमारे पास अभी भी आ रही हैं और कुछ चीजों में क्या हो जाती है, किसी ना किसी वस्तु की मिलावट हो जाती है। अब जब किसी ना किसी वस्तु की मिलावट आपने कर दी है तो उस प्रक्रम को या उससे बने पदार्थ को आप क्या कहोगे, मिश्रण कहोगे। क्या कहोगे, मिश्रण, मतलब कि मिक्सचर। ठीक, अब मिक्सचर का मतलब क्या हुआ कि आपके पास एक शुद्ध पदार्थ था और दूसरा शुद्ध पदार्थ आपके पास था। आपने क्या करा, दोनों को मिला दिया। ठीक, अब जब आपने इन दोनों को मिला दिया तो एक तीसरा नया पदार्थ बन गया और वो क्या बन गया है, मिश्रण वो बन गया है। तो मिश्रण की परिभाषा क्या कहती है, एक या एक से अधिक शुद्ध तत्व या यौगिकों से मिलकर बना पदार्थ आपका क्या कहलाता है, मिश्रण कहलाता है। क्या कहलाता है, मिश्रण कहलाता है। अब उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करें तो हम क्या करें भाई, नमक हमारे पास कैसा है, शुद्ध पदार्थ है, और जल भी हमारे पास कैसा है, शुद्ध। लेकिन अब मैं क्या करूं, इस नमक को इस जल में घोल दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, एक तीसरा पदार्थ मिल जाएगा। और ये तीसरा पदार्थ क्या होगा, मेरा मिश्रण होगा। क्या होगा, ये मिश्रण होगा। अब नमक की जगह चाहे मैं शक्कर घोल दूं तो मेरे पास जो तीसरा पदार्थ बनेगा वो क्या बनेगा भाई, चीनी का पानी बन जाएगा, यानी शक्कर का पानी बन जाएगा। यानी क्या है, वो दो चीजों का मिश्रण है। वो क्या है, दो चीजों का मिश्रण। तो मिश्रण आपको समझ में आ गया कि दो से ज्यादा पदार्थों को आप क्या कर दो, मिक्स कर दो, मिलावट कर दो। ठीक, मिला दो उनको तो क्या बन जाएगा, वो आपका मिश्रण बन जाएगा। क्लियर, आगे चलते हैं और अब समझते हैं कि जब हमने पदार्थ को मिलाया, ठीक, तो मिश्रण बना। अब ये मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रकार समझने के लिए क्या करें, हम करते हैं क्लास में एक्टिविटी। और इस एक्टिविटी के लिए हम क्या करेंगे कि आपकी ये जो क्लास है उसको 4 समूहों में विभाजित कर देंगे, अ, ब, स और द। ठीक, प्रत्येक को अलग अलग तरीके के पदार्थ देंगे और कहेंगे कि भाई प्रेक्षण से बताओ कि आपको क्या समझ आया।
ठीक, तो करना क्या है, ध्यान से देखो, ये जो हमारे पास क्रियाकलाप है इसमें क्या हुआ कि हमने आपकी कक्षा को अ, ब, स और द समूह में विभाजित किया। ठीक, अब अ समूह के लिए हमारे पास एक क्या है, काम है। उसको क्या करना है कि एक बीकर लेना है। ठीक, उस बीकर में 50 ml जल है, तो ये रहा एक बीकर और इस बीकर में क्या है, आपका 50 ml जल है। ठीक, अब आगे देखो, 1 चम्मच कॉपर सल्फेट चूर्ण ले लिया, तो यहाँ पर हमने क्या करा है, 1 चम्मच कॉपर सल्फेट चूर्ण जो है आपको दे दिया। अब करना क्या है, आपको ये जो 1 चम्मच कॉपर सल्फेट चूर्ण है, इसको इस बीकर में अच्छे तरीके से घोलना है। ठीक, अब आप इसे घोलिए और हम चलते हैं कहाँ, ब समूह के पास। ठीक, अब ब समूह को क्या काम करना है, तो ये रहा हमारे पास ब समूह। अब एक अन्य बीकर लेना है जिसमें भी क्या है, 50 ml जल है, तो ये रहा मेरे पास एक अन्य बीकर और इसमें मेरे पास क्या है, 50 ml जल है। इसका मतलब अ और ब के पास जल की जो मात्रा है वो बिल्कुल समान है। ठीक, लेकिन अब 2 चम्मच कॉपर सल्फेट चूर्ण लेना है। कितना लेना है, 2। अ को कितना लेना था, 1। अब ब को कितना लेना है, 2। तो मैंने क्या किया, ये एक बोल उनको दे दिया और कहा कि इसमें से 2 चम्मच कॉपर सल्फेट चूर्ण लेना है ईमानदारी से और उसको अच्छे से क्या करना है, घोलना है। किसमें, इस 50 ml जल में। ठीक, अब आप इसे घोलिए और हम कहा जा रहे हैं, समूह जो स और द हमने विभाजित किए हैं उनके पास जा रहे हैं। ठीक, अब समूह स और द के लिए हमारे पास एक काम है। हमने क्या किया है कि 3 पदार्थ ले लिए। पहला ले लिया कॉपर सल्फेट, फिर दूसरा ले लिया पोटेशियम परमैंगनेट और तीसरा आपका ले लिया है साधारण नमक यानी कि सोडियम क्लोराइड। ठीक, अब क्या किया है, आपको इन 3 चीजों को अलग अलग हमने दे दिया। ठीक, और आपसे कहा है कि भाई हाँ, आप और आप यानी कि समूह स और समूह द, इनकी विभिन्न मात्रा यानी अलग अलग मात्रा, अगर कोई 5 ml ले रहा है या अगर कोई 5 ग्राम ले रहा है, तो फिर जो द समूह है वो 10 ग्राम ले लेगा। यानी कि इन पदार्थों की मात्राओं का अंतर कर दिया हमने और आपको कहा है बढ़िया से इसका मिश्रण बना दो। ठीक, और अपने पास रख लो। अब हम चलते हैं कहां पर, पहले पदार्थों को देख लेते हैं कि वो दिखते कैसे हैं। तो देखिए, ये रहा आपका कॉपर सल्फेट, ये रहा पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक, और ये रहा आपका जो है साधारण नमक सोडियम क्लोराइड। अब आप सब क्या कर रहे हैं, समूह ए जो है, अ जो है वो भी घोल रहा है, ब भी घोल रहा है और स और द क्या कर रहे हैं, पृथक पृथक मात्राओं का मिश्रण बना रहे हैं। तो अब प्रेक्षण जो है वो आपको क्या प्राप्त हुए हैं। ठीक, तो प्रेक्षण देख लेते हैं। तो जब समूह अ जो है हमारे पास, उसने क्या करा है, घोला, और जब समूह ब ने घोला, तो देखो घोला तो एक ही चीज है भाई, दोनों के पास क्या था, जल था। ठीक, और जल की मात्रा कितनी थी, 50 ml थी। यहाँ वाले के पास भी क्या था, जल, और इसकी मात्रा कितनी थी, 50 ml। और दोनों ने जो घोला है वो क्या है, कॉपर सल्फेट है। लेकिन कॉपर सल्फेट जो है वो आपने घोल दिया, फिर ऐसा क्या हुआ कि आप देखो इसका रंग और इसके रंग में क्या है, अंतर है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमने कितने चम्मच काम में लिए, 1, और यहाँ पर हमने कितने चम्मच काम में लिए हैं, 2 चम्मच काम में लिए हैं। तो अ और ब को आपको क्या मिला है, विलयन मिला है। किसका, कॉपर सल्फेट का विलयन मिला है, क्योंकि कॉपर सल्फेट के साथ कौन जोड़ा, जल जोड़ा। तो आपको विलयन तो मिला, पर आपको क्या मिला है भाई, सारी चीजें समान है सिवाय रंग के, क्योंकि आपने क्या करा है, कॉपर सल्फेट की जो मात्रा है वो कैसी ली है, पृथक पृथक। देखो, समूह अ तथा ब को एक मिश्रण प्राप्त होता है जिसकी बनावट जो है समान, क्योंकि आपने पदार्थ कैसे लिए हैं, समान लिए हैं। लेकिन कॉपर सल्फेट की पृथक मात्रा के कारण जो आपका घोल है उसमें जो रंग है उसकी तीव्रता कैसी है, यानी जो रंग आपको दिखाई दे रहा है वो कैसा दिखाई दे रहा है, भिन्न भिन्न आपको दिखाई दे रहा है। ठीक, और हमने क्या करा, समूह स और द को भी सेम पदार्थ दिए थे, पर उनकी भी क्या कर दी थी, मात्रा जो है वो भिन्न भिन्न कर दी थी। ठीक, तो प्रेक्षण क्या मिला कि भाई वो जो मिश्रण है वो है तो समान बिल्कुल, लेकिन मात्राओं के आधार पर वो कैसा है, भिन्न भिन्न है। ठीक,
यहाँ तक बात समझ में आ गई? तो इसका मतलब हुआ क्या कि आपको अगर हम क्या करें, समान तरीके का पदार्थ दे, ठीक, समान तरीके की चीजें दे, तो आपके पास समान पदार्थ बनेगा। और ये जो समान पदार्थ है ये केवल मात्राओं के अंतर पर क्या हो जाता है, विभिन्न हो जाता है, यानी कि आपका पृथक हो जाता है। बात समझ में आ गई? अब क्या करते हैं, एक और एक्टिविटी करते हैं। और क्लास तो बटी हुई है अ ब स और द समूह में, तो अब आपको क्या करना है, फिर से एक काम करना है। अब जो समूह अ है उसके पास क्या है, कॉपर सल्फेट के कुछ क्रिस्टल हमने दे दिए। क्या दे दिए हैं, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल। और आप चित्र में देख सकते हो क्रिस्टल कुछ इस प्रकार से दिखाई देते हैं। ठीक, अब क्या करना है, हमें जाना है समूह ब के पास। अब समूह ब के पास गए तो उनको फिर क्या किया, 1 चम्मच कॉपर सल्फेट दिया। पहले 2 चम्मच दिया था, अब उनको क्या कहा कि अब आप क्या करो, 1 चम्मच कॉपर सल्फेट का चूर्ण ले लो। अब हम कहाँ जा रहे हैं, समूह जो स है हमारे पास उसके पास जा रहे हैं। समूह स को हमने क्या दे दिया, गेहूं का आटा यहाँ पर हमने दे दिया। ठीक, कौन सा दे दिया हमने, गेहूं का आटा हमने यहाँ पर उनको दे दिया थोड़ा सा, और कहा इसे आप अपने पास रख लो। ठीक, अब हम जा रहे हैं समूह द के पास। और जो समूह द है उनको हमने क्या दे दिया, दूध और स्याही की कुछ बूंदों में से हमने उन्हें क्या दे दिया है, दूध दे दिया। ठीक, अब उनको हमने क्या कहा है कि आपके पास जो भी पदार्थ है, इस पदार्थ को आपको क्या करना है, जल में अच्छे से घोलना है। ठीक, अब जब आप इसे जल में अच्छे से घोल लेंगे तो हमारे पास कुछ प्रश्न हैं, उस प्रश्नों के आपको क्या करने हैं, अपनी कॉपी में उत्तर लिखने हैं। ठीक, अब प्रश्न क्या है, क्या कण जल में दिखाई देते हैं? तो आप क्या कर रहे हैं, अभी उन कणों को घोल रहे हैं, तो आपको बताना है कि जब घुल जाए तो क्या कण जो है, जो आपने पदार्थ घोला है, वो जल में दिखाई दे रहा है या नहीं। ठीक, दूसरा क्या है कि अब टॉर्च से प्रकाश की किरण को बीकर पर डालें और देखें कि क्या प्रकाश जो है वो दिखाई दे रहा है, मतलब प्रकाश का जो मार्ग है वो दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा। ठीक, फिर अपने को क्या करना है कि मिश्रण को कुछ देर क्या करना है, शांत छोड़ देना है, उसे छेड़ना नहीं है। आपने घोल लिया, अच्छे से देख लिया, अब उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दो। जब आपका मिश्रण जो है वो सेट हो जाए, बढ़िया तरीके से व्यवस्थित हो जाए उसमें कण, तो उसके बाद क्या करो, आप उसे फिल्टर पेपर से छान लो। और छानने के बाद आप मुझे ये बताओ कि किसके पास अवशेष मिला है और किसके पास अवशेष जो है वो नहीं मिला। क्लियर हो गई कि करना क्या है? तो चलिए चलते हैं कहां पर, प्रेक्षण के पास, और देखते हैं कि हमारे पास ये जो अ ब स द है, इनके पास क्या क्या प्रेक्षण हमें मिले हैं। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं समूह अ और ब के लिए। ठीक, अब समूह अ के पास क्या था, क्रिस्टल, और ब के पास क्या था, 1 चम्मच चूर्ण। ठीक, तो दोनों को क्या मिला है, विलयन मिला है। क्या मिला है, विलयन मिला है यहाँ पर, किस चीज का, जल और कॉपर सल्फेट का। किस चीज का, जल और कॉपर सल्फेट का, पहली चीज। अब क्या कहा था, अच्छे से घोल लो। ठीक, घोलने के बाद क्या कण दिखाई दे रहे हैं, तो ये तो अच्छे से घुल गया ना। ठीक, अब आपको इसमें कण दिखाई दे रहे हैं, नहीं। इन दोनों समूहों के विलयनों के कण को नग्न आंखों द्वारा हम नहीं देख सकते, क्योंकि ये अच्छे से इसमें क्या हो गया है, आपने बढ़िया घोल दिया, तो ये क्या हो रहा है, अब इसके जो कण हैं हमको दिखाई नहीं दे रहे। अगला देखो, जब प्रकाश की किरण को दोनों बीकरों में से गुजारा तो प्रकाश का जो मार्ग है वो दिखाई नहीं दे रहा। देखो हमने क्या करा, प्रकाश डाला, लेकिन अब प्रकाश का मार्ग जो है वो यहाँ पर दिखाई हमें नहीं दे रहा है। क्लियर हो गई बात? आगे देखो, फिर हमने क्या करा कि भाई उन्होंने कहा था कि थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ दो, तो हमने कहा भाई छोड़ दो थोड़ी देर के लिए। थोड़ी देर के लिए जब हमने इसको छोड़ा तो विलयन के कण कुछ समय तक अप्रभावित रहने पर क्या हुए, नीचे नहीं बैठे, क्योंकि वो घुल चुके हैं अच्छी तरीके से, वो नीचे नहीं बैठे। क्लियर हो गई? अब क्या करना है, छानना है। तो जब आप छानोगे तो यहाँ पर आपके पास क्या होता है, ये छानक पत्र जिसको हम फिल्टर पेपर कहते हैं, इसको क्या करते हैं, अच्छे से फोल्ड करते हैं जैसा इसमें दिखाया गया है, और कीप नुमा या शंकु नुमा हम इसकी क्या कर लेते हैं, आकृति बना लेते हैं।
ठीक, जब हमने इसे छाना तो हमारे पास कोई भी अवशेष प्राप्त नहीं हुआ, पूरा का पूरा जो विलयन था वो बढ़िया तरीके से छन के चला गया और बिना अवशेष छोड़े। इसका मतलब क्या हुआ, कण अच्छे से यहाँ पर घुल गए और अच्छा विलयन हमको यहाँ पर मिल गया है। देखो, पूरा विलयन फिल्टर पेपर से होकर गुजर जाता है और फिल्टर पेपर पर कोई अवशेष नहीं बचता है। तो अ और ब समूह के पास तो ना कोई अवशेष बचा, उनको क्या मिला, विलयन मिला। ना ही क्या हुआ कि वो कण देख पाए और ना ही जो आपने टॉर्च डाली थी उससे प्रकाश का मार्ग आपको दिखाई दिया। अब कहाँ चले, समूह स के पास चलते हैं। उनके पास क्या है, आटा दिया था हमने जल में बढ़िया तरीके से घोलने के लिए। तो चलिए चलते हैं कि क्या किया उन्होंने। समूह स के लिए जो हमारे पास प्रेक्षण है वो है कि समूह स एक निलंबन बनाता है। क्या बनाता है, निलंबन बनाता है, सस्पेंशन इसको इंग्लिश में हम कहते हैं। विलय के कण नग्न आंखों से यहाँ पर दिखाई दे जाते हैं। हमें हमें क्या हो रहा है, विलय के जो कण हैं वो नग्न आंखों से दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि कण क्या है, बड़े हैं। कणों का जो आकार है वो क्या है, बड़ा है। और अगर आपको दिखाई दे रहा है इसका मतलब वो पानी में घुला नहीं है। क्लियर हो गई बात यहां तक। तो आप देखो, ये जो आपके कण हैं आपको यहां पर दिखाई दे रहे हैं। अब आपने क्या करा, टॉर्च डाली। तो आप ध्यान से देखोगे तो टॉर्च से आपको क्या दिखाई दे रहा है, प्रकाश का मार्ग आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। अप्रभावित जब आप इसे छोड़ेंगे तो कण क्या होगा, थोड़ी देर बाद नीचे बैठ जाएंगे। क्या हो जाएगा, नीचे बैठ जाएंगे कण। ठीक, अब क्या होगा, जब आप फिल्टर पेपर से इसे छानोगे तो आपके पास यहाँ पर क्या होंगे, ये जो कण हैं ये यहाँ पर एकत्रित हो जाएंगे और आपका विलयन जो है, मतलब आपका जो जल है वो नीचे बैठ जाएगा। मतलब आपका जो जल नीचे निकल जाएगा और आपका जो पदार्थ है वो यहाँ इस जो फिल्टर पेपर था इस पर रह जाएगा। इसका मतलब ए और बी के पास यानी अ और ब के पास विलयन था, लेकिन हमारे स के पास क्या आया, निलंबन आया। क्या आया यहाँ पर, निलंबन आया। तो क्लियर हो गई बात। अब चलते हैं समूह द के पास और देखते हैं उन्होंने क्या किया है। तो समूह द के लिए यह विलयन एक कोलाइडी विलयन है। कैसा विलयन है, कोलाइडी विलयन है। और इसके कणों को भी आप अपनी नग्न आंखों द्वारा नहीं देख सकते, मतलब आप सीधे नहीं देख सकते हो। ठीक, यही लिखा है, कोलाइडी विलयन के कण नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। ठीक, जब प्रकाश की किरण विलयन में से गुजारी तो कण प्रकाश को फैला देते हैं और प्रकाश का मार्ग आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। ठीक, बात आ गई समझ में। आगे देखो, कण कुछ समय तक बिना हिलाए रखने पर नीचे नहीं बैठते, क्योंकि कण क्या है, घुल गए हैं। आपने क्या दिया था, याद करो, दूध। दूध और पानी आपस में आपने मिला दिया, पता चलता है क्या कौन सा दूध और कौन सा पानी है, वो तो बढ़िया मिल गए आराम से। ठीक, अब जब मिल गए हैं तो आप उन्हें ना तो पृथक कर सकते हो, ठीक, और ना ही आप उनमें कणों को आसानी से देख सकते हो। अब जब पृथक नहीं कर सकते तो आप बताओ, फिल्टर पेपर में कुछ अवशेष बचेगा क्या, कोई अवशेष नहीं बचेगा। सारा का सारा जो विलयन आपके पास आया है वो बाहर आपका निकल जाएगा। बात यहां तक समझ में आ गई, क्लियर हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि सारा का सारा विलयन आ गया। तो अब ये विलयन क्या होता है, विलयन होता है हमारे पास दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहेंगे हम, विलयन कहेंगे। क्या कहेंगे, विलयन कहेंगे। उदाहरण समझो कि आपने क्या करा, नमक जो है उसको पानी में घोला तो भी विलयन बन गया। ठीक, आपके पास नींबू पानी है, सोडा जल है, ये भी क्या है, आपका विलयन है। शक्कर को जल में घोला तो भी क्या होगा, विलयन बन जाएगा। तो ये जो विलयन होता है और आप इसमें क्या कर रहे हैं, घोल रहे हैं विभिन्न पदार्थों को और घुल के आपको क्या मिल रहा है, विलयन मिल रहा है। तो इस आधार पर विलयन जो है उसके दो भाग होते हैं या दो घटक आप कह दो। एक हो जाता है आपका विलय यानी कि आपका सॉल्यूट, दूसरा होता है आपका विलायक मतलब कि सॉल्वेंट। क्या होता है, सॉल्वेंट। अब विलय समझो, विलय छोटा है ना, देखो विलय, ठीक, छोटा है ना, ठीक, 3 अक्षर का है, छोटा।
तो इसका मतलब इसकी मात्रा कैसी होगी, कम होगी। ठीक, इसका मतलब ये घुल रहा है ना। अब विलायक देखो, विलय से बड़ा है, इसका मतलब ये घोल रहा है, यानी इसकी मात्रा क्या होगी, ज्यादा। अब अगर मैं आपके पास बात करूं कि मेरे पास क्या है, एक तो नमक है और एक मेरे पास क्या है, जल है। तो नमक जो है इसकी मात्रा कम होगी, तो ये क्या हो जाएगा, विलय हो जाएगा। क्या होगा, ये विलय। ठीक, और जल क्या होगा, मेरे पास विलायक होगा, क्योंकि इसकी मात्रा क्या हो जाएगी, ज्यादा होगी। इसी में तो घोल रहे हैं, तो जो घुल रहा है वो आपका विलय, जो घोल रहा है वो आपका क्या होगा, विलायक। देखो, विलयन का वह घटक जो विलायक में घुला हो, यानी कि जिसकी मात्रा क्या होती है, कम होती है। विलायक वो होता है जो कि विलयन में क्या करता है, पदार्थ को घोलता है। ठीक है ना, अपने में घोल रहा है और विलयन वो बना रहा है। और मात्रा कैसी होगी इसकी, सर्वाधिक होगी। सर्वाधिक से मेरा मतलब है विलय से इसकी मात्रा कैसी होगी, ज्यादा होगी। बात यहां तक समझ में आ गई। तो आगे चलते हैं और देखते हैं एक उदाहरण। देखो, चीनी और जल का विलयन आपने ले लिया, तो इसमें चीनी क्या होगी, कम होगी, तो चीनी जो है वो विलय होगी और जल आपका क्या हो जाएगा, विलायक। और इन दोनों से बना जो मिश्रण आपको मिलेगा वो क्या होगा, आपका विलयन हो जाएगा। अगला उदाहरण हमारे पास है टिंचर आयोडीन का। किसका है, टिंचर आयोडीन। अब टिंचर आयोडीन में क्या होता है, आयोडीन और एल्कोहल होता है, तो आयोडीन की मात्रा कम, तो आयोडीन जो होगा वो आपका क्या होगा, विलय। और आपका एल्कोहल जो है वो आपका क्या हो जाएगा, विलायक यहाँ पर हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। आगे चलते हैं, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक, आपके पास कौन है, सोडा, जल या कोक आपके पास है। अब आपको पता है कि इन दोनों में कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ठीक, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी, विलय, और आपका जो जल है वो क्या हो जाएगा, आपका विलायक हो जाएगा। बात समझ में आ गई। अगला देखते हैं उदाहरण, वायु गैस में गैस का जो है वो विलयन है, यानी वायु जो है उसमें बहुत सारी गैसों का मिश्रण होता है। ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है आपके पास, नाइट्रोजन है, लेकिन जो सर्वाधिक मात्रा होती है वो किसकी होती है, नाइट्रोजन की हमारे पास होती है। ठीक, अब ये जो नाइट्रोजन है ये सर्वाधिक मात्रा में, इसका मतलब क्या हुआ, ये विलायक है, और बाकी जो गैसें मिल रही हैं वो क्या है, विलय है। तो बात यहां तक समझ में आ गई, कोई समस्या है। कम जो पदार्थ होगा वो आपका विलय होगा, मतलब जो कि घुल रहा होगा। ज्यादा जो पदार्थ होगा वो आपका विलायक होगा, मतलब कि जो घोलने का काम कर रहा होगा। विलय और विलायक मिलकर के आपका विलयन बनता है। क्या बनता है, विलयन बनता है। यहां तक बात समझ में आ गई है। अब आगे चलते हैं और देखते हैं विलयन के गुण के विषय में, यानी कि विलयन के क्या क्या गुण होते हैं। तो विलयन जो होता है वो आपके पास कैसा होता है, समांगी मिश्रण होता है, होमोजीनियस मिक्सचर ये होता है। ठीक, सूक्ष्म कण होते हैं, इसलिए आप इन्हें नग्न आंखों द्वारा नहीं देख सकते। अब कितने सूक्ष्म होते हैं, 1 नैनोमीटर से भी कम होते हैं ये भाई, यानी कण का जो आकार है वो 1 नैनोमीटर से भी कम होगा। इतने सूक्ष्म है, तो हमारी जो नग्न आंखें हैं या हम जो सीधे हैं वो इस आंखों से नहीं देख सकते। क्लियर। प्रकाश का मार्ग अदृश्य हो जाता है अगर आपका जो विलयन है, ठीक, इसमें से आप प्रकाश का जो मार्ग है वो अदृश्य होगा। और हमने अभी देखा कि आपने क्या करा, CuSO4 लिया और आपने क्या ले लिया था, जल ले लिया था। ठीक, अभी जो जल और CuSO4 आपने लिया, तो आपने जब इस पे टॉर्च का प्रकाश आपतित किया तो हमें पता ही नहीं था कि प्रकाश का मार्ग दिखाई दे रहा था, क्या नहीं दे रहा था। ठीक, पृथक्करण जो है वो संभव नहीं है किसी स्थिति में। पृथक्करण जो है वो आसानी से नहीं हो पाता है, क्योंकि विलयन में क्या हो रहा है भाई, अच्छे से वो घुल गया, तभी तो विलयन आपको मिला। कॉपर सल्फेट जल में क्या हो गया, बढ़िया तरीके से घुल के उसने नीला कलर दे दिया। अब कहां से पृथक करें इसको, तो हम इसे पृथक नहीं कर सकते, क्योंकि हमने देखा कि जब हमने फिल्टर पेपर से उस विलयन को छाना था तो सारा का सारा विलयन निकल गया था, फिल्टर पेपर पे कोई अवशेष नहीं मिला था। तो अवशेष नहीं मिला, इसका मतलब पृथक्करण जो है वो हमारे पास संभव नहीं हुआ। तो कितने गुण हो गए इसके, 4। समांगी ये है, इसके कणों का आकार छोटा होता है, कितना, 1 नैनोमीटर से कम। प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता, उदाहरण याद आना चाहिए कॉपर सल्फेट वाला। और पृथक्करण संभव नहीं है, क्योंकि कॉपर सल्फेट का जब विलयन बनाया उसको आपने छाना तो आपके पास कोई अवशेष प्राप्त आपको नहीं हुआ। यहां तक बात समझ में आ गई है। अब चलते हैं आगे और सीखते हैं विलयन की सांद्रता के विषय में। किस विषय में बात हो रही है,
कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब एक बात बताओ, सांद्रता किस पर निर्भर करेगी? भाई जिस पदार्थ को आप घोल रहे हो उसी पर तो सांद्रता निर्भर करेगी। यानी सीधा सीधा नियम है कि विलयन जो है उसकी जो सांद्रता है वो विलय की पदार्थ पर निर्भर करेगी। यानी आपका जो विलय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या है भाई ये? महत्वपूर्ण। विलय अगर ज्यादा लिया तो सांद्रता ज्यादा, विलय कम लिया तो सांद्रता कम। तो सीधी सीधी बात है कि जो विलयन है उसकी सांद्रता किस पर निर्भर कर जाएगी? विलय पर निर्भर करेगी। ठीक, अब आपके पास विलायक की मात्रा होती है, या तो आप द्रव्यमान में लोगे मात्रा को या आयतन में बात करोगे हमसे जब हम इसके प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक, तो विलय पदार्थ की मात्रा, ठीक, क्या डिसाइड करेगी? विलयन की सांद्रता डिसाइड करेगी। यानी कि विलय की मात्रा क्या बता देगी कि आपका विलयन जो है वो किस प्रकार का है, सांद्र है कि तनु है। विलयन की जो मात्रा है वो किस पर निर्भर करेगी? विलय पदार्थ की सांद्रता पर निर्भर करेगी। तो ये बात तो क्लियर हो गई। अब इस आधार पर आपका जो विलयन हो सकता है वो कैसा हो सकता है? तनु हो सकता है, सांद्र हो सकता है, संतृप्त हो सकता है और असंतृप्त भी हो सकता है। तनु मतलब क्या होगा कि भाई बहुत कम आपने मात्रा ले ली है विलय की तो वो तनु है। जैसा हम क्या बना लेते हैं, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। सांद्र अगर हम बात कर रहे हैं इसका मतलब मात्रा कैसी है विलय की? ज्यादा मात्रा हमने ली है, जैसे कि चाशनी, तो विलय जो है आपका शक्कर उसकी मात्रा क्या थी? ज्यादा थी। संतृप्त विलयन की अगर आप बात कर रहे हो तो एक निश्चित तो जो तापमान है उस पर विलय अगर घुलना बंद कर दे तो आपका क्या बनेगा? संतृप्त विलयन बनेगा। और अगर असंतृप्त की बात कर रहे हो इसका मतलब क्या हो गया कि संतृप्तता के स्तर से भी कम है वो, तो क्या कहलाएगा? असंतृप्त कहलाएगा। जैसे कि देखो सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या हुआ अपने पास कि निश्चित तापमान दिया है, इस पर विलयन में विलय पदार्थ नहीं घुल रहा है तो वो क्या हो जाएगा? आपका संतृप्त विलयन हो जाएगा। ठीक, और असंतृप्त विलयन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या कहता है आपको कि यदि विलयन में विलय पदार्थ की जो सांद्रता है वो क्या हो? संतृप्तता के जो स्तर है उससे भी कम हो तो फिर वो क्या हो जाएगा? असंतृप्त हो जाएगा, अनसैचुरेटेड वो यहां पर हो जाएगा। मतलब कि सीधा सीधा नियम है कि जो विलयन है भाई वो पूरा का पूरा किस पर आश्रित है? विलय पर आश्रित है। यानी कि विलयन की सांद्रता किस पर आश्रित हो गई? विलय पदार्थ की मात्रा पर आश्रित हो गई। जैसा विलय पदार्थ वैसी उस विलयन की सांद्रता हो गई। तो अब हम बात कर रहे हैं कि जो सांद्रता है इसको निकालने की हमारे पास कितनी विधियां हैं। तो देखो विलयन की सांद्रता ज्ञात करने की विधि, अब सांद्रता किस पर निर्भर कर रही है? विलय पर। तो इसका मतलब विलय तो हमारे पास जरूर होगा यहाँ पर। तो देखो अगर आपको विलय, ठीक, आपको कैसा दिया है? द्रव्यमान में दिया है, तब हम क्या करेंगे? इस सूत्र का प्रयोग करेंगे कि विलय पदार्थ का द्रव्यमान आपको दे दिया और विलयन का द्रव्यमान दे दिया आपको। और अगर विलयन का द्रव्यमान नहीं दिया है तो विलयन जो है वो किससे मिलकर के बना है? आपका विलयन बना है विलय प्लस विलायक। ठीक, तो आप क्या करोगे? विलायक का दिया होगा तो विलय और विलायक को जोड़ोगे और विलयन निकाल लोगे। यहाँ पर क्लियर हो गई बात। अब अगर आपको विलय का तो द्रव्यमान दिया है लेकिन विलयन का आयतन दिया है तो इस सूत्र का आप प्रयोग करेंगे वहां पर सांद्रता के परिलक्षण के लिए। और अगर आपको क्या किया है कि दोनों ही आयतन में दिए हैं तो आप इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। पर तीनों सूत्र में देखो हमारे पास हमेशा क्या है? विलय मात्रा दी गई है। यानी विलय जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तीनों सूत्रों में विलय की मात्रा दी हुई है। यानी कि सीधी सीधी बात है विलयन जो है आपका, यानी विलयन की सांद्रता किस पर आश्रित हो गई है? विलय पदार्थ की मात्रा पर। चलिए एक प्रयोग करते हैं और प्रयोग के माध्यम से समझते हैं कि क्या करना है। ठीक, दो पृथक पृथक बीकर लेने हैं। एक बीकर में नमक और दूसरे बीकर में आप शक्कर या बेरियम क्लोराइड यहाँ पर ले लो। ठीक, अब इसे अच्छी तरीके से मिला लो। तो मैंने शक्कर ले लिया और मैंने नमक ले लिया। ठीक, अब इनको मैंने क्या करा है? अच्छी तरीके से मैंने क्या करा? घोला। फिर मैंने क्या करा? एक बार और लिया और वापस से इन्हें घोला। फिर और शक्कर और नमक लिया और वापस से घोला। अब क्या होगा? घुलना बंद हो जाएगा। तो क्या करो? आप तापमान दे दो। अब जब आप तापमान दोगे थोड़ा सा, उसके बाद क्या करो? वापस से इन्हें घोलो।
ठीक, तो देखो, जब विलेय पदार्थ घुलना बंद हो जाए तब विलयन को 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करें, फिर विलेय पदार्थ को पुनः मिलाना शुरू करें। तो क्या किसी दिए गए ताप पर चीनी, नमक अथवा बेरियम क्लोराइड जो आपने लिया है कि जल में घोली गई मात्राएं बराबर हैं या नहीं? ठीक, आपको क्या कहा भाई, 2 बीकर ले लो और दोनों बीकरों में नमक, शक्कर, बेरियम क्लोराइड में से कोई भी आप चीजें लो और उन्हें घोलो। ठीक, एक बार घोल दिया, 2 बार घोल दिया, 3 बार घोल दिया। अब ऐसा होगा कि भाई एक सीमा आएगी जब वो घुलेंगे नहीं। ठीक, सांद्र हो जाएगा ना आपका जो विलयन है। तो अब क्या करो, गरम कर दो। गरम करने से क्या होता है कि पदार्थ जो है उसको क्या मिलती है, गतिज ऊर्जा मिलती है। कण जो है वो कंपन करते हैं और शीघ्रता से गति करते हैं। फिर उसको वापस से घोलना प्रारंभ करो। ठीक, अब कोई तो ताप ऐसा होगा या है या नहीं, ये अपने को पता लगाना है, जहां पर आपका जो नमक है या जो शक्कर है या जो बेरियम क्लोराइड है जो हमने लिया है, उनकी मात्राएं समान होती हैं या नहीं होती हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या हुआ प्रेक्षण में। शक्कर अथवा नमक जल में एक सीमा तक ही घुलते हैं। देखो, अब इतना ज्यादा हमने इसको घोल लिया है इस तरीके से। आप मुझे एक बात बताओ कि आपके पास क्या है कि एक गिलास आपके पास जल है, ठीक, और एक बोरी शक्कर है, क्या घुल पाएगा? क्या नहीं घुल पाएगा। यानी एक सीमा तक ही हम उसे घोल सकते हैं ना। ठीक, तो पदार्थ तभी तक घुल सकता है जितनी की विलयन की क्षमता हो, है ना। ऐसा नहीं कि आप विलय बहुत ज्यादा ले लोगे तो घुलते ही चला जाएगा। यानी कि क्या बात पता चली कि आप उतना ही पदार्थ घोल सकते हो जितना कि आपके पास जो विलयन है उसकी क्षमता हुई। तो निष्कर्ष क्या हुआ, किसी एक निश्चित तापमान पर उतना ही विलय घुल सकता है जितने की विलयन की क्षमता होगी। विलयन जितना की घोल पाएगा खुद में, तो भाई उतना ही घुल सकता है वो, ज्यादा इससे हम उसको घोल नहीं सकते। तो बात समझ में आ गई है। तो अब हमारे पास क्या है कि घुलनशीलता क्या हुई। तो देखो, विलय पदार्थ की वह मात्रा जो एक निश्चित ताप पर संतृप्त विलयन में है वो क्या कहलाती है, उसकी घुलनशीलता, यानी कि सॉल्युबिलिटी। अब हम यही तो कह रहे थे कि भाई आपने क्या करा कि घोले ही जा रहे हो, घोले ही जा रहे हो, तो घुलेगा थोड़ी। तो भाई घुलनशीलता क्या कहती है कि मैं क्या हूं कि विलय पदार्थ की वह मात्रा, विलय की बात करें जो कम है, जो एक निश्चित ताप पर संतृप्त विलयन में उपस्थित है। विलयन कैसा है, संतृप्त है, मतलब मात्रा कैसी है, सही है, तो अब अच्छे से घुल जाएगा। तो वहां पर वो क्या कहलाएगी, उसकी घुलनशीलता कहलाएगी। क्या कहलाएगी, सॉल्युबिलिटी वो कहलाएगी। बात समझ में आ गई। चलिए आगे चलते हैं और अब बात करते हैं एक उदाहरण के विषय में कि भाई अपने को कैसे पता चलेगा कि आप क्या कर रहे हो कि आपको सांद्रता का परिकलन करना है। तो सांद्रता कैसे पता चलेगी, भाई विलयन कितना घुल रहा है, विलय कितना घुल रहा है, विलय पर सांद्रता कैसे निर्भर कर रही है, विलयन की क्षमता कैसे निर्भर कर रही है। इन सभी सवालों के जवाब क्या करते हैं, इस उदाहरण के माध्यम से हल करने का प्रयास हम करते हैं। एक विलयन के 320 ग्राम विलायक जल में 40 ग्राम साधारण नमक विलय है। विलयन की सांद्रता का क्या करना है, परिकलन करना है। ठीक, अब अपने को पता है कि आपके पास क्या दे दिया है, आपको विलय दे दिया है। ठीक, और विलय जो है वो कितना है आपके पास, 40 ग्राम दे दिया, और आपको जल भी तो दिया है जो कि कितना है, 320 ग्राम दिया है। और जल कौन है, यहाँ पर आपका विलायक है। ठीक, तो अपने को क्या चाहिए होता है सवाल में, विलय और विलयन चाहिए होता है। यहां मेरे पास विलय है, विलायक है, पर विलयन नहीं है। तो मैं क्या करूंगी, विलयन अगर मुझे चाहिए तो क्या कर दूं, मैं विलय प्लस विलायक कर दूं, है भाई, सीधी सीधी बात है। विलय और विलायक करने पर क्या होगा कि मेरे पास विलयन आ जाएगा, तो 320 कर दूं। ठीक, विलय आपका कितना है, विलय तो आपका 40 है और विलायक आपका 320 है। इसका मतलब कितना हो गया है, 360 ग्राम ये हो गया है। कितना हो गया, 360 ग्राम ये हो गया। ठीक, अब सूत्र क्या कहता है कि विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान इंटू क्या करना है, 100। तो आपके पास विलय 40 है, ये 360 है, इंटू आपके पास क्या है, 100 आ गया। जब आप इसे हल करेंगे तो आपके पास जो उत्तर है वो कितना आ जाएगा भाई, 11.1 आपके पास उत्तर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 11.1% उत्तर यहाँ पर हमारे पास
आ जाएगा। तो बात समझ में आ गई है। अब हम इतनी देर से चर्चा कर रहे हैं मिश्रण के विषय में, विलयन के विषय में, मिश्रण के प्रकार, विलयन के प्रकार। इसका मतलब एक चीज और है, और वो क्या है? हमारे पास मिश्र धातुएं हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? अलॉय कहते हैं। क्या कहते हैं? अलॉय। ठीक, ये धातुओं के समांगी मिश्रण होते हैं। किनके मिश्रण होते हैं? धातुओं के होते हैं। और कैसे होते हैं? समांगी होते हैं, जिन्हें भौतिक क्रिया द्वारा अवयवों में पृथक नहीं किया जा सकता। भी भौतिक क्रिया द्वारा तो आप इसे पृथक नहीं कर सकते हो। ये अपने घटकों के गुण को दर्शाते हैं, पृथक पृथक संगठन रखते हैं। जैसे कि पीतल जो है वो जिंक का और कॉपर का क्या है? मिश्रण है। तो इसमें जिंक कितना प्रतिशत है? 30, और कॉपर कितना प्रतिशत है? 70। दोनों ने मिलकर के क्या बना लिया? आपका पीतल बना लिया। बात समझ में आ गई? तो इस पूरे वीडियो से हमने क्या सीख लिया? इस वीडियो से हमने सीखा कि भाई मिश्रण क्या होता है, विलयन क्या होते हैं, कैसे हम चीजों में मिलावट करते हैं, और कैसे पदार्थ हमारे पास शुद्ध हमको प्राप्त होते हैं, कितने प्रकार के विलयन होते हैं और कितने प्रकार के मिश्रण हमारे पास होते हैं। तो अब क्या करना है? कॉपी पेन को एक जगह रख दो आराम से, और अपने आप को केंद्रित कर लो, क्योंकि हम क्या करने वाले हैं? अब हम दोहराने वाले हैं, क्विक रिवीजन करने वाले हैं। फटाफट से 5 मिनट में सारा का सारा ज्ञान हम बटोरने वाले हैं। तो आ जाओ फटाफट से बोर्ड की तरफ और देखो क्या पढ़ा था। सबसे पहले मिश्रण पढ़ा था। मिश्रण में क्या किया था कि भाई आपने क्या करा था? दो पदार्थों को मिला दिया था, तो क्या बना था? मिश्रण। जैसे आपने नमक और जल को बनाया तो क्या बना था? मिश्रण बना था। यानी कि दो या दो से अधिक पदार्थों को, शुद्ध पदार्थों को जब आप मिलाते हो तो क्या बन जाता है? मिश्रण बन जाता है। मिश्रण के प्रकारों के विषय में जब हमने बात करी तो हमें क्या पता चला कि भाई हमने एक प्रयोग किया था। ठीक, और उस प्रयोग में पता चला था कि एक समांगी मिश्रण होता है, एक विषमांगी मिश्रण होता है। समांगी मिश्रण का मतलब भाई जिसकी सारी चीजें समान है, मात्राएं समान है, और विषमांगी का मतलब क्या हुआ? जो कि कैसा है? हमारे पास अलग अलग हमें प्राप्त हुआ। फिर हम आ गए थे विलयन और उसके घटक पर। तो विलयन क्या होता है? विलयन होता है आपका दो या दो से अधिक पदार्थों का जो मिश्रण करते हैं, और उसी जो प्राप्त पदार्थ है वो क्या है? विलयन। ठीक, अब विलयन के घटक कितने हो गए? दो, विलय और विलायक। विलय छोटा दिख रहा है, इसका मतलब मात्रा कैसी होगी? कम। विलायक बड़ा दिख रहा है, इसका मतलब मात्रा कैसी होगी? उसकी ज्यादा होगी। विलयन के प्रकार के विषय में हमने बात करी तो हमें क्या पता चला? हमने जब प्रयोग करा तो हमें क्या मिला? एक विलयन मिल गया, एक निलंबन मिल गया, एक कोलाइडी विलयन मिल गया। ठीक, और हमें यह भी पता चला कि जो आपका विलयन है वो कैसा है? समांगी है। ठीक, उसमें से लेकिन आपका जो प्रकाश है वो निकल ही नहीं पा रहा। निलंबन में से क्या हो रहा था? प्रकाश आपका निकल रहा था, पर कोलाइडी में से भी आपका प्रकाश जो है वो बाहर नहीं आ रहा था। तो आप चलते हैं प्रश्नों की तरफ, क्योंकि हमने क्या कर लिया है? दोहरान संपूर्ण कर लिया है। तो प्रश्न देखो, विलयन की सांद्रता निर्भर करती है। भाई इतनी सारी देर से चर्चा कर रहे हैं हम, फटाफट से बता दो किस पर निर्भर करती है? तो स विकल्प हो जाएगा, विलय की मात्रा पर वो निर्भर करती है। क्लियर हो गई बात? चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न क्या है? एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों से मिलकर बना पदार्थ आपका क्या कहलाता है? मिश्रण कहलाता है। क्या कहलाता है? मिश्रण कहलाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निश्चित तापमान पर यदि विलयन में विलय पदार्थ नहीं घुलता तो उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। कथन कैसा है? सत्य कथन है। कैसा कथन है? सत्य। तो अब आपको करना क्या है कि हमने जितनी भी चीजें आज पढ़ी हैं, मिश्रण पढ़ा है, विलयन पढ़ा है, असंतृप्त, संतृप्त विलयन पढ़ा है, मिश्रण के प्रकार पढ़े हैं, प्रयोग करे हैं, इन सभी को अपनी कॉपी में बिना देखे लिखने का अभ्यास करना है। हम आपसे मिलेंगे इसके अगले भाग में। धन्यवाद।